स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 में हमने प्रश्न नंबर 20 तक पढ़ा था, जिसमें मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के आक्रमण का अध्ययन किया था। तो चलिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं राजन सीरीज सामाजिक अध्ययन के 5वें प्रश्न पत्र के। जो भी द्वितीय सेमेस्टर वाले हैं चैनल को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स सर्किल में हैं जो डीएलएड या बीएड करते हैं उनके ये सिलेबस में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। भारत में औद्योगिक तो देखिए, भारत में औद्योगिक विकास की बात हो रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए पहली औद्योगिक नीति भारत में कब आई थी। तो भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए। तो भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव आप क्या क्या देंगे, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैं बता दूं आपको, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई। 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति आई और उसके बाद जो भारत की औद्योगिक नीति हुई 1991 में हुई। 24 जुलाई 1991 पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो औद्योगिक नीति का मतलब क्या होता है कि उत्पादन में क्या हो, जो हमारे देश में कृषि वगैरह है या हर एक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर हैं, जो भी आपकी सेक्टर्स हैं जहाँ से वस्तु एवं सेवाएं मिलती हैं, तो उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो। उससे क्या होगा, वृद्धि होने से लोगों को रोजगार देंगे तो रोजगार का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगा, टिप प्राप्त करेंगे। लाइसेंसिंग नीति होगी इसकी, कुछ कुछ इसका मूल्य निर्धारण करने की संस्थाएं होंगी। तो यही आपको पढ़ना है। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 2020 में पूछा है। तो देखिए, भारत में औद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि हेतु सभी को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए बड़े स्तर की उद्योगों की स्थापना की गई। इन उद्योगों की स्थापना अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्रों में की गई, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में की गई, जिनमें बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है। पूंजी मतलब पैसा, तथा बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार भी दिया गया। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। पहला देखिए, उत्पादन लागतों को, ठीक है, जो भी उत्पादन लागत होंगे, उत्पादन करने में पैसा लगेगा, उसको न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा, प्रौद्योगिकी सुधार, ठीक है, टेक्नोलॉजी में जो सुधार होगा, तथा संयंत्र आधुनिकीकरण, ठीक है। संयंत्र आधुनिकीकरण मतलब खेतों में पेस्टिसाइड्स हो गया या इंसेक्टिसाइड्स हो गए, उसका छिड़काव होगा, या तो इससे क्या होगा, संयंत्रों में क्या हो रहा है, यही सुविधा देंगे ताकि पैदावार अच्छी हो। और मॉडर्न यंत्र होंगे जिससे क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं की वृद्धि की जा सकेगी। हेतु सरकार ने 2 कोषों की स्थापना की है। कौन सी कोष की स्थापना की है, तो प्रौद्योगिकी सुधार कोष, ठीक है, पूंजी आधुनिकीकरण कोष। तो 2 प्रकार के कोष, प्रौद्योगिकी सुधार कोष और दूसरा पूंजी आधुनिकीकरण कोष। तीसरा, भारत में लाइसेंसिंग नीति को पहले की तुलना में अधिक उदार बनाया गया, लचीला बनाया गया, ताकि लोग क्या करें, सब लोग व्यवसाय में या रोजगार में आए, उद्योग के क्षेत्र में आए। लाइसेंसिंग नीति को क्या बनाया गया, उदार बनाया गया, इसीलिए भारत में। चौथा देखिए, राजकोषीय नीति के अंतर्गत पर्याप्त कर रियायतें दी गई, ठीक है, टैक्सेशन में छूट दिया गया। जब कम टैक्स लगेगा तो ज़्यादा लोग रहेंगे, तो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो इनकम से ज़्यादा उसको टैक्स ही देना पड़ेगा। पांचवा, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951। तो जो औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों, ठीक है, विनिर्माण इकाइयों का पंजीकरण आवश्यक है और इन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बने नियमों एवं अधिनियमों का पालन करना होता है। उसके बाद छठवां क्या है, औद्योगिक नीति की विशेषताएं। अत्याधुनिक औद्योगिक तकनीकी को अपनाने के लिए कई प्रकार की राजकोषीय एवं वित्तीय प्रेरणाएं दी जा रही हैं। प्रेजेंट टाइम में भी बात हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन हो गया। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई। उसके बाद भारत की औद्योगिक नीति जो हुई आपका 1991 में पीवी नरसिम्हा राव 24 जुलाई को लाए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 क्या है, दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। 2020 में ये प्रश्न आया था। तो दिन रात क्यों होता है, तो धरती स्वप्रकाश से प्रकाशवान नहीं है,
तो जो हमारा धरती है ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो पृथ्वी को प्रकाश तथा उष्मा सूर्य, देखिए प्रकाश मतलब क्या, उजाला, और उष्मा मतलब हीट। दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। प्रकाश मतलब क्या, अंधेरे से आपको उजाले में लाएगी, लेकिन जो उष्मा क्या होगी, जैसे रेतीली भाग में उष्मा आपको देखिए जो मिल रहा है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उष्मा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी उष्मा हो गई, थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस है। तो सूर्य से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दिन रात का क्रम व्यवस्थित होता है। दिन रात का क्रम क्या होता है, व्यवस्थित होता है। पृथ्वी पर दिन रात का क्रम इस प्रकार चलता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन, और जो भाग सूर्य के समक्ष या सामने नहीं रहता है वहाँ पर रात होती है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर जहाँ पड़ेगी वहाँ दिन होगा, जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ रात होगा। ये तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर 24 घंटों में दिन रात का चक्र पूरा हो जाता है। अतः सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में अपने विचार लिखिए, अथवा हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो हमारे मूल संविधान में कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। तो हमारे भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। तो चलिए लाइन से इस 12 10 सॉरी जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो संविधान का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। जो भी भारत का निवासी या नागरिक है उसके आदेशों, तो भारत के संविधान का जो आदेश है, संस्थाएं हैं, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं हो या गवर्नमेंट सेक्टर की संस्थाएं हो, राष्ट्रध्वज हुआ और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो ये पहला क्या हो जाएगा, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना। दूसरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त आदर्शों का आदर तथा अनुगमन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। ये हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। अगर हम भारत में रहते हैं तो हम अपने देश का संप्रभुता बनाए रखेंगे, एकता रखेंगे और अखंडता को बनाए रखेंगे। चौथा, देश की प्रतिरक्षा करना और जब कभी ऐसा करने को कहा जाए तो राष्ट्रीय सेवाएं करना। पांचवा, भारत के सभी लोगों के बीच सौहार्द और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा भिन्न भिन्न धर्मों, वर्गगत विभिन्नताओं के बीच एकता को बनाए रखना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कार्य न करना, ठीक है। 6 नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य है, हमारी संयुक्त सभ्यता के वंशगत वैभव को उचित मूल्य प्रदान करना तथा उसको सुरक्षित बनाए रखना। 7वां, प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना, सुधारना तथा जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति का भाव रखना। 8वां, वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना। क्या है, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। क्या हो जाएगा, तो जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना और हिंसा का त्याग करना। 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाकलापों से सभी क्षेत्रों में उत्तमता प्राप्त करना। तो आप व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक क्रियाकलाप से या कोई एनजीओ या कोई संस्था आप देश का ज्वाइन कर लीजिए जो देश के विकास में क्या हो, बाधा न डाले, ठीक है, देश का विकास करवाए। तो यही आपका क्या हो गया, आपके 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। 42वें संविधान संशोधन में इसकी बात की गई थी। संविधान में सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए निःशुल्क और शिक्षा के संदर्भ में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि माता पिता और सभी पालकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पहुंचाना सुनिश्चित करें। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप क्या करेंगे, स्कूल पहुंचाएंगे। इस प्रकार वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, 11। 10 तो यहाँ तक है, एक क्या जोड़ दिया गया, आरटी एक्ट जो 2009 वाला है उसी में जोड़ गया है 51 क। तो जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है,
तो प्रश्न नंबर 24 है, अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2020 में प्रश्न पूछा है। तो अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट किया जाता है। तो चलिए अपक्षय पढ़ते हैं। तो ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनसे चट्टानें या पत्थर अपने स्थान पर टूटती रहती हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो अपक्षय होती हैं, पत्थर अपने ही स्थान पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ, मान लीजिए चट्टानें टूटी हैं तो उसका टूटा हुआ चूर्ण होगा, टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, यानी कि दूसरे जगह नहीं जाता है, अपक्षय कहलाता है। मान लीजिए अगर ये बहुत बड़ा चट्टान है, ये टूट गया दो भागों में या इसे हमारे चार भाग हो गया, ऐसे विभिन्न भागों में ये पत्थर टूट गया, तो टूट के क्या हुआ, इसी ही स्थान पर रहेगा, यहाँ कहीं नीचे लुढ़क कर जाएगा नहीं। तो इसको हम लोग अपक्षय कहेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। तो टेम्परेचर और वर्षा के प्रभाव से जब जब पत्थर यहाँ पे टूट के पड़ा है तो क्या होगा, जब ज़्यादा तापमान पड़ेगी और वर्षा होगी तो क्या होगी, तो प्रभाव से भूपटल की चट्टानों का बहुत अधिक क्षय होता है। तो जो अत्यधिक टेम्परेचर मान लीजिए जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पत्थर होगा सूख जाएगा, जब सूखेगा और इस पे जब सूखेगा खूब ज़्यादा, उसके बाद वर्षा होगी तो क्या होगा, तो ये नमी पाएगी तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो जो भूपटल पर यानी कि समतल जो जमीन है उस पे मान लीजिए पत्थर है तो क्या होगा, उस पर बहुत अधिक क्षय होगा, मतलब टूटे फूटेगा। भौतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों का ढीला पड़ना, विघटन तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टान का कमजोर होना क्या कहलाता है, नियोजन वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। तो कोई भी आप भौतिक क्रिया करते हैं या चट्टानों का ढीला पड़ जाना, ठीक है, या टूट जाना, विघटन मतलब टूटना, या रासायनिक कोई भी क्रिया द्वारा क्या चट्टान कमजोर हो जा रहा है, उसको वियोजन कहते हैं। ये टूटी हुई जो टूटा हुआ चट्टानें हैं मुलायम हो सकती हैं। मुलायम और ढीली चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटती रहती है और मार्ग में उनका क्षय करती रहती हैं। अपक्षय में भाग लेने वाले प्रमुख कारक हैं। तो अपक्षय क्यों होता है, यानी कि जो चट्टानें होती हैं अपने ही जगह पे टूट फूट के वर्षा और तापमान की वजह से टूट जाती हैं, और उसके बाद भौतिक प्रक्रिया हो गया या किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा जो चट्टानें होती हैं ढीली पड़ जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, इसको वियोजन कहते हैं। ठीक, और एक ही स्थान से क्या होगा, जब टूटेंगी फूटेंगी तो कुछ कठोर होंगी, कुछ मुलायम होंगी, कुछ ढीली चट्टानें होंगी, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। उससे उससे क्या होता है, मार्ग में उनका क्षय करती रहती हैं। तो अपक्षय में कौन कौन से भाग लेते हैं, सूर्यातप, यानी कि सूर्य का टेम्परेचर किसी एक निश्चित क्षेत्र पर ज़्यादा हो जाता है तो उसको सूर्यातप कहते हैं। वायु हवा की वजह से चट्टानें टूटती फूटती हैं, मतलब टूटती फूटती हैं कहने का मतलब ये है कि ये सब क्या है, ये संयुक्त रूप से चट्टानों के अपक्षय का कारण होती हैं। चट्टानों को तोड़ने में सूर्यतप का भी हाथ होता है, वायु का, जल का, तुषार का, वनस्पतियां तथा जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु भी क्या करते हैं, बड़े बड़े घर वगैरह बनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में देखेंगे तो पहाड़ों पर काट के चट्टानों को घर बनाया गया है। तो जीव जंतु भी क्या है, अपक्षय में देखिए भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो प्रकृति को मनुष्यों से भी खतरा है। अपर्दन देखिए, अपर्दन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो अपक्षय द्वारा चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर गतिवाही शक्तियों द्वारा, अपर्दन का मतलब क्या होगा, अपक्षय मतलब टूट के चट्टानें ढीली कमजोर पड़ जाएंगी अपने ही जगह पे, जब वर्षा होंगी या खूब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा या वनस्पति या जीव जंतु या जल से, सूर्यातप या तुषार से या वनस्पतियों की वजह से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो गतिवाही शक्तियों द्वारा स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं, यह प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। तो अपक्षय और अपर्दन में बेसिक अंतर है कि जो अपक्षय होता है वो एक ही स्थान पर चट्टानें टूटती फूटती हैं, और जब ये टूटती फूटती हैं, जब ये गति लुढ़कने लगती हैं या गति करने लगती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, इरोजन कहते हैं। तो अपर्दन के अंतर्गत, ठीक है, अपक्षय नहीं अपर्दन, जब चट्टानें टूट के लुढ़कने लगती हैं तो अपर्दन के खंडित हो जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरित होने लगती हैं, अपर्दन होने लगती हैं, तो इसके अंतर्गत परिवहन, तो जो भी परिवहन है तथा निक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट, यानी कि जो भी बची खुची चीज़ें हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होगी, परिवहन तथा निक्षेप की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं।
परिवहन का मतलब क्या, चट्टानें टूट करके पहाड़ों पर से मान लीजिए नीचे आ रही हैं, इसको परिवहन कह देंगे। और निक्षेप क्या होगी, मान लीजिए आकर के रोड पे मलबा हो जा रहा है तो इसको निक्षेप कह देंगे। तो निक्षेप की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अपर्दन के द्वारा, ठीक है, अपक्षय नहीं अपर्दन, अपर्दन के द्वारा उच्चावचों का निम्नीकरण होता है। उच्चावचों मतलब जैसे खूब ज़्यादा, जहाँ मान लीजिए पहाड़ है, खूब ऊंचा है, यहाँ पे खूब पत्थर है, ठीक है, जब खूब पत्थर हैं, जब इन पे वर्षा होगी या खूब तापमान होगा तो ये पत्थर क्या होंगे, टूट टूट के क्या होगी, नीचे सरकती हैं, लुढ़कती हैं। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं उच्चावच, यानी कि ऊंचे स्थान। निम्नीकरण मतलब क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन होता है। निम्नीकरण मतलब डिग्रीडेशन, यानी कि टूटना फूटना। जब पहाड़ के ऊपर से चट्टान नीचे आएंगी तो क्या होंगे, टूटेंगे फूटेंगे, इसी को हम लोग निम्नीकरण कहेंगे, यानी कि उच्चावचों का निम्नीकरण होता है। अपर्दन के द्वारा उच्चावचों का निम्नीकरण होता है। ये क्या है, भूगोल का भाषा है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है, उस भाषा पे पकड़ बनाना एक विद्यार्थी का गुण होता है। अपर्दन धरातल, अपर्दन क्या होता है, अपर्दन धरातल में होने वाले सतत परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। तो अपर्दन क्यों होता है, जो धरातल पे सतत कंटिन्यूअस चेंजेस हो रही हैं उसके लिए उत्तरदायी है। अपर्दन एवं परिवहन, ठीक है, अपर्दन हो रहा है एवं परिवहन जैसी प्रक्रिया गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। अपर्दन के प्रक्रम के अंतर्गत, ठीक है, जब अपर्दन होगा उस प्रक्रम के अंतर्गत नदी, भूमिगत जल, सागरीय तरंग, हिमानी पवन आदि द्वारा अपर्दन को सम्मिलित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम, जो अपर्दन हो गया और निक्षेपण हो गया, ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे, जब मान लीजिए चट्टानें टूट फूट करके नीचे आ रही हैं तो क्या होंगी, एक जगह पे इकट्ठा होंगी तो उसको हम लोग निक्षेपण कह देंगे। और जब निक्षेपण हो जाएगी, जब एक स्थान पे चट्टानें टूट फूट के आ जाएंगी तो क्या होगा, कुछ स्थलाकृति, कुछ साइट्स बन जाएंगी, कुछ क्या होंगे, साइट बन जाएंगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्थलाकृतियां बन जाएंगी। अपक्षय क्या है, एक स्थैतिक क्रिया है। कैसे अपक्षय, स्थैतिक, स्थैतिक का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मूवेबल, मतलब ऐसी वस्तुएं जो गति न कर, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक कहते हैं, अस्थैतिक कहते हैं। तो जो अपक्षय होता है वो स्थैतिक होता है, यानी कि चलता नहीं है, गति नहीं करता। कैसे, क्योंकि जो अपक्षय की परिभाषा है, चट्टानें अपनी जगह पे टूटती फूटती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इसको ये स्थिर है, तो इसी को स्थैतिक कह देंगे। जबकि अपर्दन एक क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। बल्कि अपर्दन क्या है, अपर्दन के जो चट्टानें होंगी टूट करके नीचे लुढ़कती हुई हैं, तो गति कर रही हैं, तो गति मतलब गत्यात्मक, तो भाषा दे दिया गया है गत्यात्मक क्रिया है। तो अपर्दन क्या है, एक गत्यात्मक क्रिया है। तो ये आपका अपक्षय एवं अपर्दन हो गया, 2020 में प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, गुप्त काल की विशेषताएं बताइए, 2020 में प्रश्न पूछा है। तो गुप्त काल की विशेषताएं देखिए, चलिए हम लोग गुप्त काल की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो गुप्त काल की विशेषताएं क्या है, पहला, यह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था। ये भारतीय इतिहास, गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। दूसरा, इस वंश के 14 राजाओं ने लगभग 250 वर्षों तक शासन किया। तो गुप्त काल में लगभग 14 राजा हुए हैं और 250 वर्ष तक शासन किए हैं। तीसरा, समुद्रगुप्त इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। तो जो गुप्त काल है उसमें समुद्रगुप्त क्या था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। प्रतापी मतलब ब्रेव, ब्रेवरी उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, उसको कह सकते हैं कि वो ब्रेव था। चौथा, गुप्त वंश का काल भारत की राजनैतिक एकता का युग था। तो जो गुप्त वंश का काल क्या था, भारत की राजनैतिक एकता, यानी कि भारत का जो राजनीतिक एकता है उसका युग था। पांचवा, क्योंकि क्या हुआ, गुप्त काल में बहुत लंबे समय तक 250 वर्षों तक शासन किए सब 14 राजा ही सोचिए, बस 14 राजा क्या किए, 250 वर्ष तक शासन किए, जिससे क्या होगा, भारत के जो छोटे छोटे राज्य होंगे जीत लिए होंगे और भारत में राजनीतिक एकता आ गई। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि गुप्त काल ही क्या होगा, गुप्त वंश के लोग थे वही थे पूरे भारत पे, इसीलिए। पांचवा, इस काल में अभूतपूर्व शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित हुई। तो इस काल में क्या हुई, अभूतपूर्व मतलब जो कभी
पहले हुई ही न थी। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी न हुआ हो। तो इस काल में ऐसी शांति हुई कि जो कभी इस पहले इतिहास में इतनी शांति थी ही नहीं, जितनी शांति गुप्त काल में थी। एवं सुव्यवस्था स्थापित हुई, एक अच्छी व्यवस्था स्थापित हुई सारे क्षेत्र में, कहने का मतलब ये है। 6 नंबर का विशेषता क्या है? साहित्य, लिटरेचर एवं साइंस के क्षेत्र में अपूर्व जागृति हुई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। 7वां, सभी प्रकार के कला क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। तो जो भी कला क्षेत्र थे उसमें क्या हुई? अभूतपूर्व उन्नति हुई। तो हम लोग देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हम लोग देखिए आपको यहाँ पे फ्री नोट्स और फ्री एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। आपको कोई फी वगैरह नहीं देना, आप बस चैनल को शेयर कर दीजिए जो भी बीएड या डीएलएड करते हैं, क्योंकि मैंने बीएड और डीएलएड का भी इसमें पढ़ाया है। तो वर्तमान भारतीय समाज क्या आपका बीएड का भी सिलेबस है और शिक्षण अधिगम बाल विकास। तो बीएड वाले ये सब सब्जेक्ट जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा पे आप लोग शेयर कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।